अजीज तलबा एंड वीवर्स अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने केमिकल काइनेटिक्स का स्टार्ट लिया हुआ है, तो इस पर लेक्चर नंबर 21 आप लोगों के सामने मौजूद है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम इसको तफसीलन बात करें जैसे हमारी आदत है कि हम हर चैप्टर को तफसीलन डिस्कस करते रहते हैं। आज का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा और तफसीलन रहेगा। ये टॉपिक इस चैप्टर की जान है। इस टॉपिक में इस चैप्टर की सारी बातें क्लियर रहती हैं और ये टॉपिक एमडी कैट है। आप नीट में बैठे हुए हैं, आप जेईई में हैं, आप मेन में हैं, कोटा में हैं, कहीं पर बैठे हुए हैं, नम्स में हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम कहीं दे रहे हैं, ये टॉपिक आप कभी मिस ना करें। इसके बाद आज हम तफसीलन बात करेंगे और इस टॉपिक के मुतालिक जितनी भी बातें हैं सारी हम क्लियर करेंगे। आज का टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। एक्टिवेशन एनर्जी और ट्रांजिशन स्टेट, इसको हमने डिस्कस करना है। बेटे जी हम कोई रिएक्शन लेते हैं, हम कहते हैं कि हमने A2 लिया, इसका रिएक्शन हमने B2 के साथ करवाया और बेटे जी हमारे पास ये रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, इसने हमें 2AB बनाकर दिए। ये रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स, ठीक है। हमने इन रिएक्टेंट्स को किस में कन्वर्ट किया? प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया। रिएक्टेंट्स को हमने किस में कन्वर्ट किया? प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया। अब ये जो रिएक्टेंट्स हैं जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, अब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कब कन्वर्ट होंगे? इसके लिए कुछ शराइत हैं जिनका होना ज़रूरी है। सबसे पहले ये रिएक्टेंट्स मोशन में है, ये रिएक्टेंट मोशन में है, तो बेटा जी इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी पाई जाएगी। मैं इसके लफ्ज़ एवरेज काइनेटिक एनर्जी का लफ्ज़ यूज़ कर सकूँ तो बेहतर रहेगा। ये रिएक्शन मोशन में है, इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी पाई जाएगी। अब बेटा जी ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, इसके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी मैंने जो है यहाँ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ले रखे हैं, उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। बेटे जी ये आपस में कोलाइड करेंगे, इनकी आपस में कोलूजन पाई जाएगी। ये और ये आपस में कोलाइड करेंगे, कोलूजन होगी इनके दरमियान। COLLOSION, कोलूजन का लफ्ज़ इस्तेमाल करो मियाँ। ये आपस में कोलाइड करेंगे, इनके आपस में कोलूजन होगी, ठीक है। तो बेटा जी इस कोलूजन की सूरत में ये रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। जब इनके दरमियान कोलूजन होगी तो ये रिएक्टेंट जो है ये प्रोडक्ट में क्या होंगे? कन्वर्ट होंगे। शर्त ये है कि ये कोलूजन जो है इफेक्टिव कोलूजन हो, इफेक्टिव कोलूजन हो, इफेक्टिव कोलूजन हो, इफेक्टिव कोलूजन पर सेकंड, यानी कोलूजन जो है इफेक्टिव हो, ऐसी कोलूजन हो जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, ऐसी कोलूजन हो जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। और दूसरा ये कोलूजन प्रॉपर ओरिएंटेशन के हिसाब से भी हो, प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होनी चाहिए। इसमें प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी तब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। इसमें दो शर्तें हैं कि ये रिएक्टेंट्स जिनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है इनकी कोलूजन होनी चाहिए और इफेक्टिव कोलूजन हो, वो कोलूजन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, और प्रॉपर ओरिएंटेशन में भी ये कोलूजन होनी चाहिए। अगर कोलूजन इनइफेक्टिव हुई तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। ये कोलूजन अगर इनइफेक्टिव हुई, इनइफेक्टिव कोलूजन हुई, इनइफेक्टिव कोलूजन हुई अगर ये, यानी ये जो कोलूजन हो रही है इनइफेक्टिव कोलूजन है, तब याद रख लें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, बेसूद चली जाएगी कोलूजन। इफेक्टिव कोलूजन कौन सी होती है? जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, विद प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, आपके पास काइनेटिक एनर्जी है। अब बेटे जी आप रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी है,
ये मॉलिक्यूल्स आपस में करीब आएंगे, ये वाले, ये आपस में क्या आएंगे, करीब आएंगे, और यहां पर किसी लम्हे के लिए ये रेस्टिंग हालत में आएंगे, किसी लम्हे के ऊपर रेस्टिंग हालत में आएंगे। अब इनकी जो है, जब ये रेस्टिंग हालत में आ गई हैं, अब बेटा जी इनके अंदर किनेटिक एनर्जी नहीं है, अब इनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी पाई जाती है। मैं इसको वाइब्रेशनल एनर्जी का नाम दे सकूं। इस पोटेंशियल एनर्जी के लिए लफ्ज मैं वाइब्रेशनल एनर्जी का लफ्ज इस्तेमाल कर सकूं। क्यों? अब ये आपस में रेस्टिंग हालत में है और वाइब्रेट कर रही हैं। अब इनके अंदर ये पोटेंशियल एनर्जी है। अब इस एनर्जी जो किनेटिक एनर्जी है, कोलिजन हुई, इसके साथ हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एक और भी जरूरत है जो इस रिएक्शन को स्टार्ट करेगी। इस किनेटिक एनर्जी के साथ हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी और भी चाहिए, थोड़ी सी, जो इस रिएक्शन को स्टार्ट करे। क्यों? ये किनेटिक एनर्जी जो आपके पास है, ये किनेटिक एनर्जी, ये जब इनके दरमियान कोलिजन होती है तो इनके दरमियान बॉन्ड ब्रेक होंगे, कुछ बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। बॉन्ड क्या होंगे? ब्रेक होंगे। इस किनेटिक एनर्जी की वजह से कोलिजन से बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। अगर ये फास्ट है तो ज्यादा बॉन्ड ब्रेक होंगे, अगर नेगेटिव एनर्जी कम है तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे। अब बेटे जी बॉन्ड ब्रेक होने के साथ साथ यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन भी तो चाहिए, बॉन्ड फॉर्मेशन भी चाहिए। तो बेटे जी इसके लिए किनेटिक एनर्जी के साथ साथ हमें मिनिमम अमाउंट में थोड़ी सी एनर्जी और भी चाहिए, जो रिएक्शन को स्टार्ट करेगी और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगी। उस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी का नाम देते हैं। और ये आपके पास जो है, ये एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है, ये रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। इसलिए हम एक्टिवेशन एनर्जी की जब तारीफ करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी की जब हम डिफिनीशन करते हैं, तो डिफिनीशन के अल्फाज क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम amount the minimum amount of energy यहां एनर्जी के साथ मैं साथ में लिख सकूं along with kinetic energy, along with the kinetic energy के साथ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, या अदर देन किनेटिक एनर्जी लिख सकूं, अदर देन किनेटिक एनर्जी, अदर देन किनेटिक एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कम से कम वो एनर्जी जो किनेटिक एनर्जी के अलावा हो, वो एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन, रिक्वायर्ड जिसकी हमें जरूरत है to initiate the chemical reaction, जो केमिकल रिएक्शन को शुरू करे, जो केमिकल रिएक्शन को शुरू करे, इस कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। उस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी का नाम देते हैं। उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा। थोड़ा सा तो कट्टा हुआ है सर जी, ऊपर से कर ले, थोड़ा सा ऊपर कर लो, थोड़ा सा ऊपर कर ले सर, ज़्यादा ना करे। अभी नज़र आ रहा है? हाँ अभी नज़र आ रहा है। तो बेटे जी इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी का नाम देते हैं। ये कम से कम एनर्जी वो होती है जो किसी रिएक्शन को शुरू करने के लिए हमें ज़रूरत होती है, तो तब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। हाँ, प्रॉपर ओरिएंटेशन से कोलिजन भी हो, इफेक्टिव कोलिजन भी हो, इनइफेक्टिव कोलिजन भी ना हो। और यहां पर जब ये मॉलिक्यूल्स करीब आते हैं तो ये कुछ स्टेट के लिए थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, ठीक है, और उस वक्त किनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी में। अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, शर्त यह कि इसमें एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए, तब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। आपको नजर आ रहा है? तो इसको हम नाम देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी की डिफिनीशन जो है आपको आनी चाहिए। सबसे पहली सूरत एक्टिवेशन एनर्जी डिफिनीशन में आपको ये चीजें आनी चाहिए। अब रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, लेट्स सपोज मैंने यहां जो रिएक्टेंट ले रखे हैं जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, मैंने यहां पर जो है ये लिया H2,
प्लस O2, ये बना रहा है 2H2O। यहां लिख दो इसको, ये मैंने लिया H2 प्लस O2, ये बना रहा है 2H2O ये, या मैं ले रहा हूं 2H2O और इसको हीट करता हूं तो बेटा ये बना कर देता है H2 प्लस O2। ये यहां पर डेल्टा H होगी, यहां पर डेल्टा H होगी, चेंज इन एनर्जी। हम इसको चेंज इन एंथैल्पी के नाम से याद करते हैं। अब ये H2 प्लस O2 जब मिलते हैं तो उस वक्त एनर्जी रिलीज होती है 285.5 किलो जूल पर मोल। 285.5 किलो जूल पर मोल ये एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए यहां साइन में नेगेटिव लगाता हूं। तो हम ये देख रहे हैं कि ये प्रोसेस एक्सो है। क्यों एक्सो है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? इस एनर्जी इसमें क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। यही रिएक्शन इसके उलट कर दूं तो मेरे पास यहां आ जाएगा प्लस 285.5 किलो जूल पर मोल। अब ये एंडो है, एंडोथर्मिक है। क्यों? इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। बेटा जी ये जो मैंने रिएक्शन लिखे हैं ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, नॉट रिवर्सिबल रिएक्शन। ये जो मैंने रिएक्शन लिखा है, ये रिएक्शन जो मैंने लिखा है नॉट रिवर्सिबल रिएक्शन, नॉट रिवर्सिबल रिएक्शन। हम इसको रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं कहते क्योंकि बेटा जी सेम कंडीशन पर नहीं हो रहे। ये सेम कंडीशन होती तो मैं इसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहता। इसकी कंडीशन अलग है, इसकी कंडीशन अलग है। इधर हीट रिलीज और इधर हीट एब्जॉर्ब हो रही है। यहां पर हमने कंडीशन को चेंज किया हुआ है, दोनों की कंडीशन को चेंज किया है। हाँ, इसको अपोजिट रिएक्शंस का नाम देते हैं। हम इनके लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि ये हमारे पास अपोजिट रिएक्शंस हैं। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट रिएक्शंस हैं। अब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रही हैं। इस सूरत में ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, इस सूरत में ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। ये अपोजिट रिएक्शन है। इनकी डेल्टा एच के लिए आपने याद रख लेना है कि इनकी डेल्टा एच की वैल्यू जो है, डेल्टा एच की वैल्यू इनकी वो सेम रहती है। ये जो नेगेटिव साइन है ना, नेगेटिव साइन, ये सिर्फ इसको शो करता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है। इसके वैल्यू के साथ ताल्लुक नहीं, ये एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब को शो करेगा। तो ये एमसीक्यूज है जो पूछा जाता है। अब आपके पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को अगर हमने समझना है तो हमने एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के ग्राफ को देखना होगा। ये जो रिएक्शन मैंने आपके सामने लगाए हुए हैं इनके ग्राफ को हमने स्टडी करना होगा, इनके ग्राफ्स को हमने देखना होगा। आप थोड़े से ग्राफ्स को देखें, एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन के ग्राफ को देखें और इससे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को थोड़ा चेक करें। उसके बाद ट्रांजिशन स्टेट को बाद में समझेंगे। बेटे जी मेरे पास दो रिएक्शन में यहां पर जो है मैंने आपके सामने लिए हुए हैं। एक रिएक्शन जो है मैंने एक्सो के लिहाज से लिया, एक मैंने एंडो के हिसाब से लिया। आप यहां पर एक ये मैंने ग्राफ ले रहा हूं, ये ठीक है, ये मैंने लिया एक ग्राफ और यहां पर मैं ले रहा हूं दूसरा ग्राफ। थोड़ा इसको आराम से देखें, ये एमसीक्यूज हैं, इसमें बहुत सारी बातें हैं जो आपके सामने मौजूद है। ये मैं एक्सो के हिसाब से ले रहा हूं और बेटा जी ये मैं एंडो के हिसाब से ले रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि आज का लेक्चर तफसीलन होगा। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन को शो कर रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को शो करेगा ये वाला, और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन को शो करेगा ये वाला। ये अब ये दो ग्राफ मैंने लिए। अब आपके ये H2O वाला ये एक्सो है और ये क्या है? एंडो है। एक एक्सो को शो करेगा, एक एंडो को शो करेगा। मैं क्या करता हूं कि यहां पर एक्सो में क्या करता हूं कि यहां पर मैं ले रहा हूं रिएक्टेंट ये, और यहां ले रहा, ये मैंने लिया रिएक्टेंट और ये मैंने लिया प्रोडक्ट C+D। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए। इसकी इंथैल्पी को मैं H1 से शो करता हूं, इसकी इंथैल्पी को H2 से शो करता हूं,
और इनके दरमियान ये जो है ना, ये यहां से लेकर यहां तक ये ये है चेंज इन इंथैल्पी डेल्टा एच। अगर मैं इसको शो कर सकूं, चेंज इन इंथैल्पी डेल्टा एच से इसको मैं शो करता हूं, चेंज इन इंथैल्पी। अब अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। तो बेटा जी ये इस यहां से जाकर ऐसे और यहां ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ ऐसे, नजर आ रहा है? यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है, ये यहां पर ये एनर्जी किसको शो करती है? पोटेंशियल एनर्जी को। और नीचे जो आपके पास है रिएक्शन प्रोग्रेस है, यहां इसको आप रिएक्शन प्रोग्रेस का नाम देते हैं, रिएक्शन प्रोग्रेस। यहां रिएक्शन प्रोग्रेस कर रहा है, आप इसको रिएक्शन कोऑर्डिनेट का भी नाम दे सकते हैं, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का लफ्ज आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये रिएक्शन प्रोग्रेस के हैं, इसको रिएक्शन कोऑर्डिनेट का लफ्ज आप इस्तेमाल करें। अब बेटा जी ये जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स ये रिएक्टेंट्स, ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी रिएक्टेंट से लेकर ये एनर्जी, ये इस एनर्जी को एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का नाम देते हैं। अब ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है बेटा जी यहां पर। अब ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है और ये डेल्टा एच है, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है और ये क्या है? डेल्टा एच है। ये यहां ऐसे नजर आ रहा है कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और डेल्टा एच जो है आपस में क्या है? सेम है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ये देखा जाता है कि डेल्टा एच जो है ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के बराबर भी आ सकता है। डायग्राम में आपको नजर आ रहा है। ये मैं अगर थोड़ा सा इस रिएक्शन को इस अंदाज में लिखूं ऐसे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करो, ऐसे करके प्रोडक्ट में क्या करो? कन्वर्ट कर दो। अब बेटा जी ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, ये अब ये क्या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है? यहां क्या पता चल रहा है कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा है, डेल्टा एच क्या है? कम है। अब यहां से ये पता चलता है कि डेल्टा एच जो है, डेल्टा एच ये कम है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा है। यहां मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, यहां से रिएक्टेंट है, ये मैंने प्रोडक्ट ले लिया ये से, ये अब ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है ई ए। इससे ये पता चलता है डेल्टा एच ज्यादा है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम है। इससे ये पता चलता है कि डेल्टा एच जो है ग्रेटर हो सकता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो सकती है। तो ये एमसीक्यूज हैं, आपने थोड़ा सा इनको देख लेना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमने इस चीज को देखा है कि आपके पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डेल्टा एच के बराबर भी हो सकती है, डेल्टा एच से कम भी हो सकती है, डेल्टा एच से ज्यादा भी हो सकती है। तो ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो किनेटिक एनर्जी के साथ किसी सब्सटेंसेस को जरूरत होती है जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपको ये बातें याद होनी चाहिए। अब थोड़ा सा आप इधर आए, एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर मैं यहां पर ले लेता हूं रिएक्टेंट्स, ये रिएक्टेंट्स हैं ए प्लस बी। अच्छा यहां पर आप कह सकते हैं ये रिएक्टेंट्स हैं, ये हाई एनर्जी स्टेट पर है, ये रिएक्टेंट हाई एनर्जी स्टेट पर है, ये प्रोडक्ट लो एनर्जी स्टेट पर है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को अगर मैं डिस्कस कर सकूं, ये रिएक्टेंट हाई एनर्जी स्टेट पर है, ये प्रोडक्ट लो एनर्जी स्टेट के ऊपर है। तो यहां देखा जाए तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स यहां जो प्रोडक्ट बनता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, ये मोर स्टेबल होते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी जो है कम है, जिसकी एनर्जी कम होती है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। और यहां जो रिएक्टेंट हैं ये लेस स्टेबल होते हैं, लेस स्टेबल। ये भी एमसीक्यूज पूछा जाता है। मैंने कहा ये आज लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज। ये मोर स्टेबल है, इन एनर्जी कम है प्रोडक्ट की एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, और ये लेस स्टेबल है। यहाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर मैं देखूं इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। बेटा जी प्रोडक्ट आर मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, ये ज्यादा स्टेबल होंगे और ये लेस स्टेबल होंगे। अब अगर मैं क्या करता हूं कि यहां से मैंने प्रोडक्ट लिए और बेटा जी यहां सॉरी यहां मैंने रिएक्टेंट लिया, ये रिएक्टेंट्स, और ये मैंने प्रोडक्ट लिया C+D,
और बेटा जी यहां से ये ऐसे गया और रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, नजर आ रहा है, ये ऐसे गया और रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में, ये यहां से ऐसे गया, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ये। अब बेटा जी ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब अगर मैं इसको कह सकूं ये H1 है, इंथाल्पी 1, और ये H2 है, इंथाल्पी 2, इसके दरमियान ये जो फासला है, ये फासला, ये फासला, इसको हम डेल्टा H का नाम देते हैं, और एंडोथर्मिक है तो यहां डेल्टा H पॉजिटिव आएगा। अब ये डेल्टा H और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन किसे कहते हैं, रिएक्टेंट से आप स्टार्ट लें, यहां से स्टार्ट लें, ये जो वैल्यू है ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। ये क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, इसको हम EA से नाम देते हैं, EA, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। यहां देख ले, यहां एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को देखें और यहां एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को देखें। बेटा जी यहां एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत ज्यादा है। ये एमडी कैट के एमसीक्यूज है, आप नीट में बैठे हुए हैं, JEE में बैठे हुए हैं, मेन में बैठे हुए हैं, कोटा में बैठे, कई बैठे हुए हैं, नव्स में बैठे हुए, कई आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो। ये आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी एक्सोथर्मिक की है, ये एक्टिवेशन एनर्जी एंडोथर्मिक की है। तो बेटे जी याद रख लें, एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना, एक्टिवेशन एनर्जी जिसको हम EA से शो करते हैं, आप एक्टिवेशन एनर्जी EA एक्सो की लें और एंडो की लें, ये एक्सो की है और ये एंडो की है। बेटा जी याद रख लें, एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा एंडो की एक्सो से ज्यादा होगी, ये एमसीक्यूज है, ये पूछा जाता है, ये ग्राफ आपको बता रहा है। अच्छा यहां रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, डेल्टा H एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन इस सूरत में अगर मैं रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो बेटा जी ये यहां पर जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी अब रहेगी, ये वाली, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, EA से हम इसको शो करेंगे, ये थोड़ी सी इससे ज्यादा होनी चाहिए, ये एक्टिवेशन एनर्जी यहां पर थोड़ी सी जो है ना, ये एक्टिवेशन एनर्जी ये वाली, ये डेल्टा H से थोड़ी सी डेल्टा H है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये यहां ये डेल्टा H है और ये एक्टिवेशन एनर्जी है। यहां पर जो एक्टिवेशन एनर्जी है और डेल्टा H है, एंडोथर्मिक की बात कर रहा हूं, अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो एक्टिवेशन एनर्जी का डेल्टा H से थोड़ा सा ज्यादा होना जरूरी है, ज्यादा हो ठीक है, यानी डेल्टा H से कम ना हो, डेल्टा H से कम होगी तब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो आपको वो एनर्जी चाहिए जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करे, उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। यहां पर ये सूरत यहां रहेगी, एमसीक्यूज है कि यहां पर जो है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप बेटा जी आपको जो है यह एक्टिवेशन एनर्जी डेल्टा H से थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, तब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए ये ग्राफ जो यहां नजर आ रहा है ना, ये वाला आपको यहां इस सूरत में ये बात बता रहे हैं आपको। इसके अलावा अगर हम चेक करें कि यहां पर जो है मैंने आपके सामने ये ग्राफ लिया, ये लिया और ये लिया, मैंने ये A लिया, ये B लिया और ये C लिया, और मैं कहता हूं रेट किस रिएक्शन का ज्यादा है यहां पर। बेटे जी याद रख लें कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, रेट RATE, ये इनवर्स रिलेशन रखता है एक्टिवेशन एनर्जी के, रेट ऑफ रिएक्शन जो है एक्टिवेशन एनर्जी के इनवर्स रिलेशन है। जितनी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी ना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जल्दी कन्वर्ट नहीं होगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जल्दी कन्वर्ट होगा। अगर मैं इसमें रेट का ऑर्डर लिख सकूं, ऊपर वाले रिएक्शन जो मैंने आपको दिया हुआ है इसका रेट का ऑर्डर लिख सकूं, ये A है, B है और C है, सबसे कम एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो C की है, उससे ज्यादा B की, उसके ज्यादा A की, इसलिए आपके पास जो रेट का ऑर्डर रहेगा वो ये रहेगा। अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी का ऑर्डर लिख सकूं, यहां एक्टिवेशन एनर्जी का ऑर्डर लिख सकूं तो एक्टिवेशन एनर्जी का ये ऑर्डर रहेगा। तो बेटे जी रेट जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती जाएगी उतना रेट क्या होगा, ज्यादा होता जाएगा। इस सूरत में यहां पर भी ये ग्राफ, अगर मैं ये एक्टिवेशन एनर्जी ले चुका हूं, ये एक्टिवेशन एनर्जी मैंने ली,
ये एक्टिवेशन एनर्जी मैंने ली, ये ए है, ये बी है और ये सी है। किसका रेट ज्यादा होगा? तो रेट का ऑर्डर जो अगर मैं आपके सामने लिख सकूं यहां, तो बेटे जी सी, फिर आपके पास जो है बी, फिर आपके पास जो है ए। सबसे ज्यादा सी का होगा रेट। क्यों? एक्टिवेशन एनर्जी इसकी क्या है? कम आ रही है। जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती जाएगी ना, रेट उतना क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। और ये जो हमें चीज बताती है, ये हमें अरेनेस बताता है। अरेनेस हम इसके बारे में डिटेल करके देता है कि इसमें ये सूरत हाल पाई जाती है अरेनेस इक्वेशन में। तो कुछ ये बातें आपने यहाँ नोट करनी है। अरेनेस इक्वेशन जो है, कुछ ये बातें आपको यहाँ, इसको आप थोड़ा सा नोट करें, मुझे जगह जरूरत पड़ेगी। यहाँ अरेनेस इक्वेशन लिख देता हूँ। ये जो मेरे पास निकला है ना, ये जो मैंने आपके सामने यहाँ ये चीज डिस्कस कर रहा हूं, ये अरेनेस इक्वेशन से निकली है। यहां लिख देता हूं कोचे में। अरेनेस इक्वेशन क्या है? ये अरेनेस इक्वेशन वो कहता है के, इस के को मैं रेट का भी नाम देता हूं। यूट्यूब पर टाइप करें रेट ऑफ रिएक्शन। इस के को हम रेट का भी नाम, रेट ऑफ रिएक्शन एट द रेट ऑफ केमिस्ट्री वाला 120 लिखे, इसको मैंने समझाया हुआ है जब प्रोडक्ट को यूनिटी लेते हैं। तो ये अरेनेस इक्वेशन हमारे किसके बराबर होती है? ए ये ई एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, या इसको मैथमेटिकल कांस्टेंट का भी नाम देते हैं। और ये जो ए हमारे पास मौजूद होता है, ए, ये जो ए जिसको हम ए लिख रहे हैं, इस ए के लिए हम लव यूज करते हैं कि ये ए हमारे पास क्या, फ्रीक्वेंसी फैक्टर इसको कहते हैं। इस ए को फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहते हैं, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन पर सेकंड। ए फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, ए फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन पर सेकंड। और ये मैथमेटिकली कांस्टेंट इसको कहते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फैक्टर के भी नाम दिया जाता है। ये बराबर होता है नफी, ये अरेनेस इक्वेशन में, और नीचे हो जाएगा आर टी, और ये हो जाएगा ई ए, ये इसके बराबर आता है। इस लिहाज से देखें ना, ये नेगेटिव है और ये के रेट है। इस लिहाज से ये पता चल रहा है कि यहां जो रेट है, ये इनवर्स रिलेशन है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की, यहां से पता चलता है। और ये टेम्परेचर नीचे ऊपर जाएगा, ठीक है। तो बेटे जी यहां रेट को अगर हम टेम्परेचर के साथ ये करें, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। मैंने फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में टेम्परेचर को तफसीलन डिस्कस किया है। आप यूट्यूब पर टाइप करें फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन एट द रेट ऑफ केमिस्ट्री वाला 120 लिखें, ये आपको मिल जाएगा, वहां तफसील इसके ऊपर मैंने बात की है। तो ये अरेनेस इक्वेशन से, ये अरेनेस इक्वेशन हमें बताती है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, कि आपके पास जो है ए से मुराद मैंने क्या लिया हुआ है कि इफेक्टिव कोलिजन की फ्रीक्वेंसी क्या है, ये ए हमें बताता है। और इसके अलावा एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर का रेट के साथ क्या ताल्लुक है। रेट का ताल्लुक टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट है, टेम्परेचर ज्यादा करोगे, जनरली देखा गया है रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है, जनरली बात कर रहा हूं ये। और एक्टिवेशन एनर्जी के साथ इनवर्स रिलेशन है आपके पास। अच्छा, अब एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके लिए एक फार्मूला है, वो एमसीक्यूज में आता रहता है, उसको थोड़ा देखते हैं। पहले इन बातों को तो नोट करें ना, मैं ग्राफ तो साफ नहीं करूंगा, लेकिन ये चीजें मैं साफ करूंगा, इनको आप नोट कर लें। शाबाश, जल्दी से नोट करें, जल्दी से नोट कर लें, शाबाश। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अच्छा जी, अब जो है हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करना चाहते हैं, कैलकुलेशन कि जो है हम एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम थोड़ा देखना चाहते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन एक्टिवेशन एनर्जी की आसान है, एक फार्मूला जो है वो उसको आप थोड़ा सा डाल लें, याद कर लें आसानी से, वो एक्टिवेशन एनर्जी आपको जो है, कैलकुलेशन आप करते हैं ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं ये, तो इसके लिए एक आसान सा फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है आप उसको नोट कर लें। उसकी ज़्यादा तफसील में तो हम नहीं जाएंगे,
लेकिन कम से कम एमसीक्यूज के लिहाज से याद हो कि एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव स्लोप SLOPE इज इक्वल टू नेगेटिव स्लोप प्लस मल्टीप्लाई, प्लस नहीं मल्टीप्लाई, सॉरी प्लस नहीं मल्टीप्लाई 2.303 R, 2.303 R। ये जो स्लोप है ना, स्लोप ये टेंजेंट थीटा को शो करता है। स्लोप जो है ये टेंजेंट थीटा को शो करेगा, नेगेटिव स्लोप जो आपके पास टेंजेंट थीटा होता है उसको शो करेगा। और ये जो है गैस कांस्टेंट है, आर जो है हमारे पास क्या है, गैस कांस्टेंट है। 8.314 इसकी वैल्यू आती है और इसको हम गैस के अंदर तफसीलन गैसेस के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, यूट्यूब पर लिख सकें यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एट द रेट ऑफ केमिस्ट्री वाला 120 गैसेस चैप्टर लिखें तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी को अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस तरीके से क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कुछ ये ग्राफ आपको पता होनी चाहिए। अब हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट किसे कहते हैं उसको थोड़ा सा हमने देखना है। ट्रांजिशन स्टेट ये किसे कहते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ये किसे कहते हैं। अच्छा, इसके साथ एक लफ्ज इस्तेमाल होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये किसे कहते हैं, अक्सर बच्चे इनको इकट्ठा करते हैं, हालांकि इकट्ठा नहीं है, ये सेम चीज नहीं, डिफरेंट चीजें हैं। आज इनको हम थोड़ा सा देखते हैं, फर्क को देखते हैं। बेटे जी ट्रांजिशन स्टेट ये स्टेट है, ये हालत है, हालत। स्टेट, स्टेट मानी क्या होता है, ये हमारे पास हालत है। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ये हमारे पास केमिकल स्पीसीज है, केमिकल स्पीसीज होती हैं ये। और रिएक्शन इंटरमीडिएट जो रिएक्शन के दरमियान में बनता है, जो रिएक्शन के दरमियान में बनता है। थोड़ा देखते हैं इसको, समझते हैं, मेरी बात को सुने। ये स्टेट है, ये केमिकल स्पीसीज है, ये रिएक्शन के दरमियान में बनता होता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट आप लोगों ने कार्बोकेटाइन पढ़ा होगा, कार्बोकेटाइन R प्लस। आप लोगों ने फ्री रेडिकल पढ़ा होगा, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल आप लोगों ने पढ़ा होगा, ATC वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। कार्बोएनाइन आपने पढ़ा होगा, R नेगेटिव। ये सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट है। थोड़ा इसको देखते हैं, थोड़ा समझे समझे। ट्रांजिशन स्टेट, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ये किसे कहते हैं। बेटे जी मैंने क्या किया कि मैंने A2 का रिएक्शन B2 के साथ करवाया। आपकी मर्जी है आप पानी का कौन सी स्टेट ले रहे हैं, 2AB हमारे पास बन रहा है। मैंने आपको यह समझाया कि आपके पास ये A और A आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ B और B आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। ये अब बेटे जी आपस में बॉन्ड जब बनाते हैं तो क्या होता है कि यहां पर जब आपस में बॉन्ड बना रहे हैं तो बेटे जी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। क्या, ये A और B, ये A और ये B आपस में मिल जाएंगे। ये अब बेटे जी यहां मैंने एक स्टेट दरमियान में छोड़ी हुई है, ये मैंने इनको समझाना है। जब वो मॉलिक्यूल आपस में करीब आते हैं और टकराते हैं तो बेटे जी मैंने आपको पहले समझाया है कि ये मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल है, उस वक्त इनकी एवरेज किनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। यहां पर एवरेज किनेटिक एनर्जी इनकी बहुत ज्यादा होती है। क्यों, इनके दरमियान कोई रिपल्शन नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है, एक दूसरे से दूर दूर है। इनके दरमियान एवरेज किनेटिक एनर्जी जो है बहुत ज्यादा पाई जाती है। अब ये मॉलिक्यूल जब करीब आएंगे तो इनके दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन होना शुरू हो जाएगी। अब ये करीब आ रही है तो अट्रैक्शन रिपल्शन होगी इनके दरमियान। अब ये आपस में मिक्स होंगे तो होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे। जब ये मिक्स होंगे तो ये बनाएंगे होमोजीनियस मिक्सचर बना लेंगे ये। अब ये मॉलिक्यूल यहां आकर आपस में टकराएंगे। अब ये मॉलिक्यूल जो है यहां आकर आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे। अब ये आपस में टकरा गए। अब ये किसी थोड़ी से लम्हे के लिए यहां पर ये रेस्ट में आएंगे,
किसी भी लम्हे के लिए यहां पर ये किस में आएंगे, रेस्ट में आएंगे। अब इनके दरमियान ये जो एनर्जी किनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में। यानी अब ये रेस्ट में इनके दरमियान वाइब्रेशन है, इनके दरमियान अब वाइब्रेशनल एनर्जी है जो पोटेंशियल एनर्जी होती है। इस वजह से यहाँ रेस्ट पर आएंगे, इनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी पैदा होगी। इसलिए यहाँ डायग्राम में, चार्ट में मैंने पोटेंशियल एनर्जी को लिखा हुआ है। यहां पर ये पोटेंशियल एनर्जी को शो करेगा और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट को शो करता है, या रिएक्शन प्रोग्रेस आप कह दें, कोऑर्डिनेट का लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल करें, रिएक्शन प्रोडक्ट प्रोग्रेस का लफ्ज इस्तेमाल करें आप। तब ये किसी थोड़ी सी रेस्टिंग स्टेज में आते हैं। इसमें क्या होता है कि यहाँ जो बॉन्ड होते हैं ये बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। ये ए और ए के दरमियान जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक होना क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। ये बी और बी के दरमियान जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक होना क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे ये, और इनके दरमियान नए बॉन्ड बनना शुरू हो जाएंगे, इनके दरमियान नए बॉन्ड बनना शुरू हो जाएंगे। अब ये जो आपके सामने बना है ना, ये केमिकल स्पीसीज, ये जो केमिकल स्पीसीज आपके सामने बनी है, ये केमिकल स्पीसीज, इस केमिकल स्पीसीज के लिए हम लव सिंबल का इस्तेमाल करते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, हम इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स का भी नाम देते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, SIGMA, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। यूट्यूब पर टाइप करें सिग्मा कॉम्प्लेक्स एट द रेट ऑफ केमिस्ट्री वाला 120 ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैंने इसकी तफसील बताई हुई है। इसको ये केमिकल स्पीसीज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के नाम से याद की जाती है। और इसकी यहां पर ये जो केमिकल स्पीसीज है हम इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहेंगे, और इसकी जो स्टेट है उसको ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे। इस वक्त इसकी जो हालत है, इसकी हालत को ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे, ट्रांजिशन स्टेट। इस वक्त जो इसकी हालत है उसको ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे। यानी ये यहां पर होती है, ये जो पीक पर आपको नजर आती है, ये यहां पर ये ट्रांजिशन स्टेट होती है, ट्रांजिशन स्टेट पाई जाती है पीक के ऊपर। तो इस ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर आप यहां जो स्टेट होती है इसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, और यहां जो स्पीसीज मौजूद है, लेट सपोज ये ए स्पीसीज है, इस ए को हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। ये ए हमारे पास क्या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, वो स्पीसीज है। अब ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है इसकी एनर्जी वेरी हाई है, इसकी एनर्जी हाई है। एक बात बेटे, जिसकी एनर्जी हाई होती है तो वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, तो ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, वेरी अनस्टेबल। मैं इसको वेरी अनस्टेबल लिख सकूं, वेरी अनस्टेबल है ये, बहुत ज्यादा ये अनस्टेबल होता है, और शॉर्ट लीव्ड है, शॉर्ट लीव्ड, बड़ा कम अरसे तक रहता है। 10 की ताकत नफी 10 सेकंड है इसकी लाइफ, 10 की ताकत नफी 10 सेकंड इसकी लाइफ है। नजर आ रहा होगा आपको, वेरी शॉर्ट लीव्ड है ये, 10 की ताकत नफी 10 सेकंड इसकी लाइफ है। नजर आ रहा है आपको। और बेटा जी ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ये शॉर्ट लीव्ड है, वेरी अनस्टेबल है, क्यों, एनर्जी हाई है। बेटा जी कैन नॉट बी आइसोलेटेड, ये कैन नॉट बी आइसोलेटेड, आप इसको अलहदा भी नहीं कर सकते। होता भी बड़ी कम है, बड़ी कम लम्हे के लिए बनता है, और आप इसको अलहदा भी नहीं कर सकते। तो आपने जो ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, आप इसको ट्रांजिशन स्टेट का नाम दे दें, अभी तो कुछ समझ आ रही होगी आपको। आप इसको अलहदा भी नहीं, इसके लिए 4 बातें याद होनी चाहिए। इसकी एनर्जी हाई है, वेरी अनस्टेबल है, शॉर्ट लिव्ड है, और आप इसको अकेला अलहदा भी नहीं कर सकते, कैन नॉट बी आइसोलेटेड, आप इसको अलहदा भी नहीं कर। 4 बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, और इस स्टेट के ऊपर हम इसको ट्रांजिशन स्टेट का नाम देंगे। इस हालत में जब ये हालत बन जाती है, इस हालत को ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे। ये जो हालत है इसको ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे, और इस केमिकल स्पीसीज को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का नाम दिया जाएगा। अब बेटा जी ये रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं है, क्यों?
रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन है, फ्री रेडिकल है, कार्बोनाइन है, कार्बीन है, कैन बी आइसोलेटेड। आप इसको जो है कैन बी आइसोलेटेड, आप इसको अलहदा कर सकते हैं, आप इसको अलहदा कर सकते हैं। और बेटा जी ये स्टेबल भी होती है और स्टेबिलिटी के लिहाज से ये बनती है। रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होता है आप इसको अलहदा भी कर सकते हैं, ये स्टेबल भी होता है, ये अलहदा नहीं होता, अनस्टेबल होता है। यहां इसकी एनर्जी बहुत हाई होती है, यहां पर इसकी एनर्जी अपने रिएक्शन से थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि स्टेबल बन जाता है। इस वजह से हम इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को रिएक्शन इंटरमीडिएट को सेम चीज नहीं कहते, ये दोनों अलहदा अलहदा चीजें हमारे पास पाई जाती है। और इसी की एक डायग्राम की सूरत में आपकी किताब ने आपको इसको दिखाया हुआ है, एक डायग्राम की सूरत में उसने आपको दिखाया हुआ है। वो डायग्राम आपके सामने बना सको तो इसको नोट तो कर लेना थोड़ा सा। मुझे ये जो ग्राफ मैंने बनाया है एक्सो और एंडो के लिहाज से आप यहां पर इसको लगा सकते हैं। अब ये इसको देखें, ये एक्सो है और ये एंडो है, बिल्कुल इसके उलट। ये एक्सो है और ये एंडो इसके उलट आ रहा है बिल्कुल। मैं एक डायग्राम जो आप किताब की बना चुके हैं उसको थोड़ा नोट करते हैं। अब इसको नोट कर लें जल्दी से, शाबाश नोट कर लें जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लें। तो उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा थोड़ा सा। ये एक डायग्राम है जो आपकी किताब ने आपको दिखाया हुआ है इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को समझाने के लिए। उसने कहा है कि ये ए और बी हमने ले रखा है, ये ए है और ये ए है, ये हमने ले रखा है। इसका रिएक्शन हमने बी और बी के साथ करवाया, ये अब ये रिएक्टेंट्स हैं, ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। अब बेटा जी ये एक दूसरे के करीब आए और इन्होंने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया। ये जो है क्लोज्ड इनफ, ENOUGH, क्लोज्ड इनफ हो चुके हैं। ये इतने करीब आ चुके हैं, इतने करीब आ चुके हैं कि इससे ज्यादा मजीद ये करीब नहीं आ सकते। अब यहां किसी सूरत में यहां पर इनके अंदर किनेटिक एनर्जी है, इसके अंदर भी किनेटिक एनर्जी है। रिएक्शन होने के लिए हमने थोड़ी सी इसमें एक्टिवेशन एनर्जी का होना जरूरी है, इसमें भी एक्टिवेशन एनर्जी का होना जरूरी है। ई से हम इसको शो करेंगे। अब बेटे जी जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं, इनके दरमियान अट्रैक्शन हुई और एक दूसरे के करीब आए। अब यहां पर जो है, यहां पर अब बेटा जी ये जो सूरत हाल आपके सामने आ रही है ना, ये सूरत हाल, इसको हम ट्रांजिशन स्टेट का नाम देंगे। ट्रांजिशन स्टेट, हम इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का नाम देंगे। अब तो आपको समझ आ रही होगी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट किसे कहते हैं। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है आपके पास, COMPLEX, ये हालत ट्रांजिशन स्टेट है और केमिकल स्पीशीज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद बेटा जी ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट्स में, ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट्स में। अगर मैं इसको थोड़ा छोटा बना सकूं, ये छोटा और इसको छोटा बना लूं ये दोनों छोटे बना लेते हैं, ठीक है, ये छोटा और ये छोटा, छोटू कर लेते इसको, छोटू, ये छोटू और ये भी थोड़ा सा छोटू कर लेते हैं, ठीक है। अब ये आपस में मिले और मिलने के बाद ये छोटू इसके साथ रह गया और ये छोटू इसके साथ रह गया। आप इसको देख लें, ये ए और ए, ये बी और बी, ठीक है। तो यहां पर ए और बी और यहां ए और बी आपस में मिल गए, ये। तो अब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए। यहां किनेटिक एनर्जी थी, ये क्लोज इनफ हुए, यहां पर थोड़े से लम्हे के लिए रेस्टिंग हालत में आई। अब इसके अंदर जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो वाइब्रेशनल एनर्जी के नाम से मैं बता रहा था। तो एक डायग्राम आपकी किताब ने आपको दिखाया हुआ है। तो ये कुछ बातें थी जो कि एक्टिवेटेड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी और ट्रांजिशन स्टेट के लिए आपको आनी चाहिए। तो मैं साइट पर हो रहा हूं, इसको नोट कर लें। मैंने कहा था लेक्चर आज तफसीलन होगा और इसके ऊपर हम तफसीलन बातें करेंगे। मेरे ख्याल से इसमें यही बातें हैं जो आपको आनी चाहिए। समझ आ रही है? मैं साइट पर हो चुका हूँ, शाबाश, इसको नोट कर लें, नोट कर लें। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ये आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से।
हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।